अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बजट आज मंजूर हो गया और इत्मीनान के साथ मंजूर हो गया, लेकिन देखने की बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है और एक तसलसल और तवातुर के साथ गुज़श्ता जो हुकूमतें रही हैं उसकी रवायत का भी ये हिस्सा है और मुल्क एक दफ़ा फिर एनर्जी के बहरान का शिकार है। पहले सिंध के अंदर गैस की बंदिश हुई और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे भी गैस की बंदिश जो है वो कर दी गई है। और ये गैस की बंदिश जो है ये CNG स्टेशन और सनती जो यूनिट्स हैं उनके लिए है। ये आओ-फगा जो है ये हमेशा सर्दियों से पहले अगस्त सितंबर में काम शुरू हो जाता था कि गैस की जो है वो किल्लत है और उसके लिए जो भी हुकूमत होती थी उसकी जानिब से मुस्तकबिल का एक रोड मैप जो है वो पेश किया जाता था। मैं 2017 की खबरें भी देख रहा था और वहाँ पर भी यही आओ-फगा जो है वो बरपा थी और यही सूरत हाल जो है वो दरपेश थी। इसी तरह की लोड शेडिंग का सामना था और जाहिर है कि ये बात कही जा रही थी कि गैस की किल्लत जो है वो दूर कर दी जाएगी, बिजली जो है वो फराहम हो जाएगी और मामलात जो है वो दुरुस्ती की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन अब इस हुकूमत को भी आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन ये तसलसल जो है ये उसी तरीके से जारी और सारी है। फ़र्क ये पड़ा है कि इस दफ़ा गर्मियों में ही गैस का बहरान जो है वो शुरू हो गया है और जाहिर है कि ये गैस का बहरान जो है इसकी बुनियादी वजह जो है वो किल्लत ही है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 85% गैस जो है वो मौजूद है और 15% की बंदिश है और उसका भी एहतमाम किया जा रहा है कि वो ना हो। जहाँ तक बिजली का मसला है तो जाहिर है पानी से चलने वाले जो डैम जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ पे पानी की किल्लत का सामना है और जाहिर है कि बिजली की पैदावार में कमी है और ये बात कही जा रही है कि उसके नतीजे में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। ये बात भी बताई गई और शायद इसलिए कि जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि इन लोगों ने बंदोबस्त नहीं किया कि गैस की ख़रीदारी की जाए या सप्लाई की जाए या आगे उसकी स्टोरेज का जो है वो एहतमाम किया जाए। तो आज जो अली ज़ैदी हैं जो कि पोर्ट्स एंड शिपिंग के वज़ीर हैं उनका ये कहना था कि जो सूरत हाल है उसके तदारुक के लिए पोर्ट कासिम के ऊपर LNG टर्मिनल जो है चौथा वो लगाया जा रहा है। मित्सुबिशी कंपनी जो जापान की है वो $300 मिलियन की सरमायाकारी करेगी और LNG कार्गो जहाज इस पर जो है वो लंगर अंदाज हो सकेंगे। दूसरी तरफ पेट्रोलियम के जो मामले खसूसी हैं ताबिश गौहर वो आज FPCCI में थे कराची में और उन्होंने वहाँ पर बात करते हुए ये बात कही है कि नैब जो है उसकी वजह से मामलात आगे बढ़ाने में दुश्वारी का सामना है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि गैस की जो मुअत्तली है वो आर्जी है और जाहिर है हमें जो गैस का टर्मिनल है उसकी मरम्मत करनी पड़ी और उसकी वजह से जो है ये मामलात इस नौयत के हुए हैं, लेकिन जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। क्या सूरत हाल जो है वो इस हवाले से इसी तरीके से है और ये जो इस वक्त गैस की कमी की सूरत हाल है, आगे फिर सर्दियाँ भी आनी है, बिजली की लोड शेडिंग का मामला भी है, क्या ये इसी तरीके से चलेगी? इस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो गर्मियों में, उस पर तो बाद में बात करेंगे कि जो एक तसलसल रहा है, ये जो गर्मियों में गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो सनती शोबे का हो रहा है, 1 दिन की हो या 9 दिन की हो या 2 हफ्तों की हो, मामलात जो हैं वो इस हवाले से परेशान कुन हैं। और आज जब ताबिश गौहर साहब भी FPCCI में गए हैं तो वहाँ पर सनतकारों ने खासी नापसंदीदगी का इजहार भी किया है, तो आपको क्या लगता है? शुक्रिया नदीम भाई। नदीम साहब देखिए, ये तो खान साहब की मिस गवर्नेंस का फैज़ है कि आज जून के महीने में भी जो गैस की शॉर्टेज है। अब गुजारिश ये है कि अगर जून के महीने में शॉर्टेज है तो अमूमन दिसंबर के महीने में एक्चुअली गैस ज़्यादा चाहिए होती है सर्दियों में, जब पंजाब और KP और बलूचिस्तान में सर्दी होती है और लोग जो है वो घरों में हीटर इस्तेमाल करते हैं और गैस की और ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। तो
आप अगर जून में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आपको गैस की कमी नहीं हुई है, शॉर्टेज नहीं हुई है, बल्कि गैस होती थी, तो जून के अंदर अगर आपकी लोड शेडिंग हो रही है तो दिसंबर में तो अल्लाह ही रहम करे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। इस वक्त जो भी ये कह रहे हैं हुकूमत, वो गलत बयानी पे पूरा है ढांचा इनका। सच्ची बात यह है कि पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को SSGC के यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर आपने कहा है कि आप जो आपका जनरेशन करते हैं उसको आधे पे ले आए और पूरी लोकल इंडस्ट्री आपने बंद कर दी। और SNGPL ने भी तमाम इंडस्ट्री को, न सिर्फ गैस SNGPL ने बंद कर दी है पंजाब और KP में, बल्कि फिजिकली एक्चुअली कनेक्शन बंद कर रहे हैं ताकि कोई इंडस्ट्री ले ना सके। आपने फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद कर दिए हैं आप, और उसके बाद आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं जो महंगा तरीन फर्नेस ऑयल है। तो ये गैस की शॉर्टेज जो है ये सिर्फ हुकूमत की मिस प्लानिंग है। जब आप, चाहे वो ड्राई डॉकिंग हो या मेंटेनेंस हो फील्ड की, पीपल्स पार्टी भी ये काम करती रही है, हम भी करते रहे। वो एक साल में एक मीटिंग होती है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि ये इस दिन जाएगी मेंटेनेंस पे, ये इस दिन जाएगी मेंटेनेंस पे। कोई इतनी लंबी इसमें कोई साइंस नहीं होती है, आपको सिर्फ साफ करना होता है। वो इन्होंने उस पर बंगलिंग करी, 2 मरतबा ड्राई डॉकिंग को डिले कराया, कुनर पेशा की डीप की जो साइट है उसको 3 मरतबा उन्होंने 2 साल से मेंटेनेंस नहीं होने दी। अब आज आप फरमा रहे हैं कि वो वजीर कह रहे हैं मैरिटाइम अफेयर्स के, जिसकी वजह से, जिनकी जो बुनियादी वजह उनका करप्शन है, जिसकी वजह से आज और मजीद नहीं लग सके हैं पाकिस्तान में टर्मिनल। अब वो कह रहे हैं 3 साल बाद के हम टर्मिनल लगाएंगे, तो भाई 3 साल से किस चीज की इंतजार कर रहे हैं हम? मुफ्ती इस्माइल साहब ये फरमाइएगा कि आपकी बात ठीक है, इसको इस एंगल से देखा जाए कि मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मैं ये 2017 की भी मेरे सामने खबरें पड़ी हुई हैं, इसी तरह किल्लत का सामना है, फरवरी तक ठीक हो जाएगी, इतनी इंपोर्ट करेंगे, ये होगा। ये हा करा जो है ये एक तसलसल के साथ है। जब कतर के साथ भी LNG का मुआहिदा हुआ और फिर यहाँ पे आपने सनतों को महंगी गैस बेचने की कोशिश की, तब भी उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया था। क्राइसिस उस वक्त भी था, हल क्यों नहीं होता? सर देखें, पाकिस्तान के अंदर एक लिमिटेड गैस है। एक जमाने में 4000 मिलियन क्यूबिक फीट थी, अब शायद 3000 से भी कम हो गई है, और अगले 10 सालों में वो 1500 हो जाएगी। मतलब हर साल वो डिप्लीट हो रही है, अनलेस कोई बहुत मेजर फाइंड हो जो नहीं हो रही है। तो इसका हल यही है कि आप इंपोर्ट करें गैस। अब टर्मिनल लगाने की कोशिश मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2-3 मरतबा हुई, वो नाकाम रही। फिर जरदारी साहब के ज़माने में हुई, वो भी 2 मरतबा नाकाम रही। अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाज शरीफ के ज़माने में शायद अब्बासी के थ्रू ये टर्मिनल पहला लगा है, जो इतना ज़रूरी है कि 2 दिन भी वो बंद रखने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। और वो टर्मिनल लगाने के वजह से मुझको और शायद अब्बासी को आपने 6 मुझे 5 महीने, शायद अब्बासी को 8 महीने आपने जेल में भी बंद रखा। चलो कोई बात। और वो एक टर्मिनल लगा, जनवरी 2018 के अंदर दूसरा टर्मिनल लगाया, उसकी पाइपलाइन बनाई 1200 मिलियन क्यूबिक फीट की, जो कराची से पंजाब गैस ले जा सकती है। 2 टर्मिनल हो गए, उसकी पाइपलाइन हो गई। उसके बाद 5 इन्वेस्टर्स हम और छोड़ के गए थे जो कि तैयार थे इन्वेस्ट करने के लिए। आप उनको लेकर आते, 2 टर्मिनल और लगा लेते, 1 पाइपलाइन और बना लेते, उसका भी एग्रीमेंट, हम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करके चले गए थे रशिया से। और 4 अगर टर्मिनल हो जाते और 2 पाइपलाइन बन जाती तो मसला सुलझ जाता। और देखिए, कोई इसका जादू का हल नहीं है। आपके पास एनर्जी की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, आपको गैस इंपोर्ट करनी होगी। ठीक है, जैसे आज मुफ्ती इस्माइल साहब मैं आता हूं। मैं जरा कराची की भी, असल में आप पंजाब भी उसमें शामिल हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा भी, लेकिन निसार खोड़ो साहब, कराची जो है तवानाई के बहरान के सिलसिले में वहाँ पे जाहिर है कि मसाइल हैं, और ना सिर्फ ये कि गैस बल्कि बिजली का भी सिलसिला है। और आज ताबिश गौर साहब ने ये खबर सुनाई है कि कराची को के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, और 1 साल के अंदर आप यहाँ पे इस हवाले से भी मुकाबलती रुझान जो है वो देखेंगे। आप क्या समझते हैं कि मामलात जो हैं वो किस डगर पर है? हर चीज़ में कहीं न कहीं से कोई मुखालिफ कीड़े निकालते रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मिडिल पॉलिसी, ये सारा कुछ हुकूमत के जहन में शायद होता होगा। अब यहाँ मिफ्ता साहब भी बैठे हैं, वो भी तजुर्बेकार हैं, उन्होंने भी अपने कंट्रीब्यूट किया है अपनी सोच के मुताबिक। LNG जब बुलाई गई थी तो हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे यहाँ गैस तो पैदा हो रही है, तो
LNG सिंध वालों को देने की क्या जरूरत है? अगर शॉर्टेजेस है तो वहाँ उनकी तरफ क्यों नहीं ले जाई जाती? लेकिन चलो 18वीं तरमीम भी हुई कि हमारा पहला हक भी लागू हो चुका था आईनी तौर पर, लेकिन हमें वो हक इस्तेमाल करने दिया नहीं जाता रहा। अब गैस का ओवरऑल अगर शॉर्टेज हुई है तो पहले तो हुकूमत को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ है। हुकूमत के पास 3 साल हैं, गैस एक्सप्लोरेशन के लिहाज से कोई उन्होंने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। पहले तो आज समंदर से गैस निकल रही है, बड़ी धूमधाम कराया गया, बहुत शोशा हुआ, लेकिन वो फेल हुआ प्रोजेक्ट। इसमें मुफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, एक चीज़ की किल्लत जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। IPPs आए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिजली के यूनिट्स भी लगे। ये बात कही गई कि ये जो बिजली महंगी है, कैपेसिटी पेमेंट्स बुनियादी वजह हैं जो गर्दिशी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये गर्दिशी कर्जे जो हैं इसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी के IPPs को कहा जाता है, फिर आपके ज़माने में ये पावर प्लांट्स लगे, और ये लेगेसी जो है ये आगे कंटिन्यू कर रही है। अब LNG की जब इंपोर्ट शुरू हुई, उसमें फिर इजाफी कीमत जो है वो सनतों से मांगी गई। उन्होंने बाज़ ने तो अपनी गैस प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, और ये गैस उस कीमत के ऊपर ख़रीदने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो फिर कंपेटिटिव नहीं रहते। तो ये जो सारे बीच के मसाइल हैं, आप ये नहीं समझते कि ये बुनियादी हर्डल्स हैं? नदीम भाई, ये बात माजरत के साथ मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो 1994 की पॉलिसी थी उसको 27 साल आज हो चुके हैं। जो प्लांट्स उस वक्त लगे थे वो प्लांट्स आर पेड ऑफ एंड देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद देम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, कोई एक आध एक्सटेंड हो गया हो तो पता नहीं है मुझे, तो मतलब वो सीरियसली कोई मसला नहीं है। अब ये खान साहब को बड़ा मसला आता है, वो सिर्फ उनको 10 साल जमहूरियत के बुरे लगते हैं 2008 के बाद, उसको हमेशा डार कहते हैं। जो असल में जो मसला था, जो 4 प्लांट्स का, जिनको जो 4 4 सिस्टर्स गैस के और जो फर्नेस ऑयल के प्लांट्स थे, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, वो प्लांट्स तो मुशर्रफ साहब के जमाने में लगे, लेकिन वो खान साहब के मुंह से या किसी भी PTI वाले भाई के मुंह से नहीं निकलता कि मुशर्रफ साहब के जमाने में प्लांट्स लगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि कैपेसिटी कॉस्ट इज नॉट एन इशू। देखिए, कैपेसिटी कॉस्ट जो प्लांट्स की होती है, मिसाल के तौर पर जो मुशर्रफ साहब के जमाने में 4 सिस्टर्स लगे, उनकी मेरे ख्याल से 2.4 सेंट्स थी। जो हमारे जमाने में अभी लगे गैस के प्लांट, उनकी 1.7 सेंट से कम है। कैपेसिटी कॉस्ट इज नॉट एन इशू, इट इज द फ्यूल दैट यू यूज। जो आप डीजल इस्तेमाल करते हैं वो 20 रुपए पर यूनिट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, ईंधन कॉस्ट आती है। अगर आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 13 रुपए कॉस्ट है, और आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 6 रुपए कॉस्ट है। हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि जितने पुराने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, चाहे वो मोहतरमा के जमाने में लगे हो 94 की पॉलिसी के तहत, चाहे वो मुशर्रफ साहब के जमाने में लगे हो, लिबर्टी हुआ, AES हुआ, लालपीर हुआ, निशात चुनिया हुआ वगैरह, ये सारे प्लांट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये 13 रुपए का तो फ्यूल है। अगर कैपेसिटी कॉस्ट कम भी है तो जब यूज करते हैं तो 13 रुपए देते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी कॉस्ट वाले प्लांट ले आए जिनकी फ्यूल कॉस्ट 6 रुपए है, तो वो आपको 8 रुपए यूनिट पड़ेगा, ये आपको 15 रुपए यूनिट पड़ता है। तो ये चीज है कि यू हैव टू डू राइट इकोनॉमिक्स। पुराने मशीन्स, आप मिसाल के तौर पर कोटली के अंदर और जामशेरों के अंदर प्लांट्स लगे हुए, मुजफ्फरगढ़ में प्लांट्स लगे हुए जो 28%, 20%, 25% एफिशिएंसी पे चलते हैं। मतलब यह है कि अगर आप 100 किलो ईंधन डालते हैं उसके अंदर, तो 80 किलो तो जाया हो जाता है, सिर्फ 20 किलो ईंधन को वो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है। 20% थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, then 80% इज डिसिपेटेड। तो वो पॉलिसी थी। तो मसला ये है कि यू हैव टू यूज द राइट फ्यूल, व्हिच इज टू से कि नेपरा का मेरिट ऑर्डर फॉलो करना है, जो ये नहीं कर रहे। उसके बाद ठीक है, मैं आता हूँ मुफ्ता इस्माइल साहब। अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि मैं मुफ्ता इस्माइल साहब से भी ये बात करूँगा, आपकी जब हुकूमतें होती हैं, ज़ाहिर है सिंध के अंदर भी है, सूबाई सतह के आपके अपने वसाइल ज़राए हैं, जो इस तरह के IPPs आए, उसकी भी एक लंबी कहानियाँ और दास्तानें हैं। लेकिन ये फरमाएं कि ये जो सोच है कि हम खुद अपने यहाँ गैस की और पेट्रोल की तलाश का काम जो है
कुएं खोदने की जो मसला है उस तरफ नहीं जाते हैं। हम भागते हैं इंपोर्ट कर लो और उसके अंदर फिर वो वजह वही आ जाती है कि शायद उसमें कुछ मफादात हासिल हो जाते हैं। अगर कुदरती तौर पर अगर उनकी कम प्रोडक्शन हो गई है तो फिर जाहिर है कुएं आपको तलाश करने पड़ेंगे। क्योंकि आप वो करते नहीं है, क्योंकि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, इस लिहाज से आपको इम्पोर्ट करना पड़ा है। क्योंकि आप नहीं निसार खोड़ो साहब, वो किसने करना होता है? आपकी भी हुकूमत रही है, इनकी भी हुकूमत रही है, अब ये नई हुकूमत है, किसने करना है? हुकूमत ने करना है कि बाहर से किसी ने आके करना है? ठीक करना तो हुकूमत ने है, और कौन करेगा? बाहर से करने वाले आते हैं इन्वेस्टर्स को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो आएंगे। ये कोई कम एक्सप्लोरेशन कीमत की तो नहीं होती, ये तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होते हैं। अब यकीनन उस पर जब आपके मुल्क पर किसी इन्वेस्टर का एतमाद होगा कि वहाँ उसको तकलीफ नहीं होगी तो फिर वो आगे आएगा, अपने पैसे लगाएगा, फिर भले कमा ले। वो ये तो आम रिवाजी बात हो गई ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ज़मीन हमारी, पैसे तुम्हारे, इस्तेमाल करो, निकालो और इस्तेमाल करो और वसूल करो। ये करना तो इन्वेस्टर ने। वैसे तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास भी कोई कम पैसे नहीं है कि वो इस तरफ तवज्जो ना दे। ये OGDCL और पता नहीं कौन सी वजारतें होती हैं, वो उन्होंने कभी आपको बताया है कि भी क्या कर रहे हैं? इस एक्सप्लोरेशन और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट कभी किसी ने ब्रीफिंग दी है आपको? टेलीविजन पे आके दी हो, सोशल मीडिया पे आके दी हो, अखबारात में दी हो, कुछ बताते हैं? सही नहीं बताते। अब अगर नहीं बताते तो फिर ये बात होगी, फिर मेरे सवाल होंगे, मेरे विषय से होंगे, मेरे शक व शुबहात होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। कोई कहेगा मिसमैनेजमेंट हो रही है, कोई कहेगा जानबूझकर गैस को कटौती की जा रही है, कोई कहेगा कि सूबों को इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो वजारत जो इसकी जिम्मेदार है उसका जवाब कौन लेगा? मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त से। वेलकम बैक। अब मुफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाइएगा कि मतलब बात यह है कि आप इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत पे डाल दें, मौजूदा हुकूमत आप पे डाल दे, आप पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे, आप इन पे नाहली का इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन परनाला जो है वो वहीं पर है कि हमें किल्लत का जो है वो सामना है। हम क्यों इंडिजिनस सूरत हाल की तरफ नहीं जाते हैं? हम क्यों अपने मुल्क में एक्सप्लोरेशन की तरफ नहीं जाते हैं? चाहे वो पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत हो, फिर आपकी हुकूमत जब आई वो अरसा हो, और 3 साल इनको भी हो गए हैं। लगता ये है कि एक ही रंग और एक ही ढब से सारे मामला चलते हैं। नहीं सर, गुजारिश ये है कि एक्सप्लोरेशन की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक OGDC और PL को दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो गैस निकल रही है खासूसन सिंध के अंदर, वो निकलती रहती है। हर तीसरा कुआं जो है वो पैदावार देता है आपको, लेकिन वो 10 MMCFD, 15 MMCFD, 20 MMCFD इस किस्म की देता है। बहुत अगर हो गया तो 70-80 MMCFD की दे दिए। जो आपकी शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको फॉर नाउ इंपोर्ट करना लाजमी है। और सच्ची बात यह है कि जो इस वक्त कॉस्ट दे रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर अगर वो पानी की अंदर से गैस निकल आती, जो एग्जाम देख रहा था PTI के आते वक्त, तो वो बड़ी बातें कर रहे थे उस वक्त, उसकी कॉस्ट भी हमको $10 पर MMCFD देनी पड़ती। तो आपको कुछ अर्से पहले कोविड के अंदर $3.70 की ट्रैफिक ब्यूरो अगले 3 साल तक गैस दे रहा था। आप अपनी अगर इंडिजिनस गैस होती इस वक्त पाकिस्तान की, आप करक और कोहाट से जो लेते हैं वो $5.5-6 की आपको मिल रही है। तो भाई आप $3.70 में इंपोर्ट कर लें, चलें 8 में इंपोर्ट कर लें, जितने की भी इंपोर्ट कर लें। इस वक्त एनर्जी ना होने से अच्छा एनर्जी करें, लेकिन बिल्कुल नदीम साहब आपकी बात दुरुस्त है कि साथ साथ एक्सप्लोरेशन करें। अब हमारे साथ ये ट्रेजेडी थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हमने जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन थी उसको तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, उसको लेकर आ रहे थे, और हमने 115-120 दरियाफ्त भी करी नए 5 सालों में अपने। लेकिन जो हम नए लाइसेंसेस दे रहे थे वो हमारी वजारत दिफा जो है वो उसको अप्रूव नहीं कर रही थी। सिक्योरिटी के मसाइल थे कि सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो फॉरेनर्स आके उधर वो करते हैं
کنواں وغیرہ کھودتے ہیں, ڈگنگ کرتے ہیں وغیرہ, تو سیکیورٹی کی ہم کو NOC چاہیے ہوتی ہے. تو وزارت دفاع NOC 5 سال تک نہیں دی. جیسے ہم گئے تو کیئر ٹیکر کے زمانے میں پھر NOC ملنا شروع ہوئی. تو اب مطلب ہمارے پاس اور بھی مسائل تھے. نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سندھ میں اب جب گیس کی قلت کا سامنا ہے تو ایک دم پریشر جو ہے وہ وفاق پہ آ جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک شعوری طور پہ کٹوتی جو ہے وہ ہو رہی ہے یا بندش جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. آج بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, آپ کہتے ہیں جی گیس ہمارے یہاں سے نکلتی ہے, ہمیں پورا حصہ نہیں ملتا, بنیادی طور پہ ایشو کیا ہے کہ کتنا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وفاق کتنا انٹرسٹ لیتا ہے. دیکھیں اچانک گیس کیسے ختم ہوتی ہے؟ آپ کی پروڈکشن جو ویل سے گیس ویل سے وہ تو پروڈیوس کر رہے تھے نا, اچانک خبر آ جاتی ہے کہ جی گرمیوں کا زمانہ ہے, گیس کم ہو گئی. کوئی ایکسپلینیشن بھی ہے اس کی یا نہیں ہے؟ یہ چل رہا تھا, گیس سپلائی ہو رہی تھی, پروڈکشن ہو رہی تھی, 1-2 فیلڈ ہیں, پتہ نہیں 3 فیلڈ ہیں سندھ میں ہو رہی تھی نا پروڈکشن. وہاں 1-2 اور فیلڈ بھی ہیں جو ان کو ٹیپ نہیں کیا گیا, اس کو بھی وہاں سے گیس نکالنے والے جو فائنل اپروچ ہوتی ہے وہ شاید نہیں کی گئی. کچھ تو بتائے نا, کوئی وزارت تو ہو نا جو بتائے کہ یہ ہوئی گیس کم کیوں. باقی تو تیار بیٹھے ہیں. آج کے وزیر جو ہیں وہ بڑک مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ نون لیگ پہ لگا دیں گے الزام, انہوں نے مہنگی خریدی تھی, انہوں نے مہنگی خریدی, ہم نے اتنی سستی خریدی. نون والے کہیں گے کہ جی آپ نے مہنگی دی ہے, آپ کو پہلے سودا کرنا چاہیے تھا, پہلے سودا نہیں کیا اس لیے مہنگی پڑ رہی ہے. یہ سلسلہ امپورٹ کی اس ٹائمنگ پہ چل رہا ہے. باقی اصل جو پیداوار ہے, ہم کہتے ہیں نا قدرتی وسائل بہت ہیں ہمارے پاس, تو قدرتی وسائل کے لیے توجہ تو دینی چاہیے نا. اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہماری اپنی, اگر ہم صرف ریلائنٹ ہونے چاہتے ہیں, اگر ہم سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ہم نے کوشش کرنی چاہیے نا. اس میں نہیں نثار کھوڑا صاحب, آپ کو دکھائی دیتا ہے, نہیں نثار کھوڑا صاحب میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ کیا آپ کی حکومت میں یہ ترجیحات میں شامل تھا کہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹس آئیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ تھیں کہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے؟ یہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کہا جو بھی حکومتیں آئیں, صرف پیپلز پارٹی کا نام آپ نے نہیں لیا. پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری کو دیکھ لیں نا, پھر تو پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری کو دیکھ لیں. بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے, 9 سال 10 سال آئے, ڈیکیڈ آف ریفارم ہوئی, یہ سب کچھ ہوا. تو کیا ان کو 50 سال یا 100 سال یا 200 سال کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جب اتنا مہنگا بھی نہیں تھا مال, جب ہم لوگ بلو وائٹ بوائے تھے ویسٹرن ورلڈ کے جنرل مشرف کے زمانے میں, تب کوئی خیال کیوں نہیں آیا؟ پیپلز پارٹی تو چلو گناہگار ہو گئی, نون لیگ تو چلو گناہگار ہو گئی, لیکن ابھی تو جی تبدیلی پاکستان ہے, تبدیلی پاکستان ہے, وہ کیوں چپ ہیں اس وقت تک؟ اس میں نثار کھوڑا صاحب ایک جملہ پھر میں چلتا ہوں کہ اب وہ تبدیلی سرکار بھی تو آدھی پیپلز پارٹی ہے نا, اور کچھ نون لیگ ہے, مطلب لوگ تو وہی ہیں. نہیں ایسے نہیں کہیں, ایسے نہیں کہیں. یہ جو ہیڈ ہے خرابی اس ہیڈ میں ہے. یہ انجن کا ہیڈ ہوتا ہے, اس ہیڈ میں اب خرابی ہو تو پھر سارے پرزے کام کرنا چھوڑ دیتے, ترجیحات گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو میں ہیڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی والے تھے, اب نہیں ہیں. پیپلز پارٹی میں کوئی تھے, اب نہیں ہے. کوئی نون لیگ میں تھا, اب نہیں ہے. اب وہ پی ٹی آئی میں ہے. اچھا, اب اس میں مفتاح اسماعیل صاحب, میں آتا ہوں نثار کھوڑا صاحب, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بات آج کی ہے تابش گور صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے مسائل تو ہیں, لیکن ہم ایک ہفتے کے لیے لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ادھر وہ بھی ایک رکاوٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ احسن اقبال کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں اس لیے کہ نارووال میں اس نے ایک بڑا اچھا اسٹیڈیم بنایا, کہ اسٹیڈیم بنانے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے ہندوستان کے بارڈر کے پاس, آپ شاہد عباسی کو بند کر دیتے ہیں, ان کے رہنماؤں کو کسی نہ کسی بہانے پہ کوئی نہ کوئی بیسس, بغیر کسی بیسس کے بند کر لیتے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب محترم ہمارے دوست بھی ہیں,
खुर्शीद साहब को मेरे ख्याल से 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको आपने बंद रखा हुआ है, तो फिर उसका मतलब ये है कि दूसरे लोग जो हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डरेंगे तो सही, क्योंकि जब आप हमको बंद करते हैं तो ब्यूरोक्रेट भी उसमें आते हैं। खाली अकेले तो हमको नहीं बंद कर सकते, आपको 2-4 केस तो झूठा सच्चा जो भी बनाना है आपको केस तो बनाना पड़ता है। तो नैब एक मसला तो है, लेकिन अक्सर जो है वो पीपल्स पार्टी पीटीआई वाले, माजरत के साथ पीटीआई वाले जो है ये एक बहाना बनाते हैं। कल एक वजीर पहले कह रहे थे कि वो हमारा एग्रीमेंट नहीं है इसलिए हम 750 गैस नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैंने निशानदेही करी कि भाई आपने सुबह उनसे बात करी कर लो, तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन हमने कोई वकील से बात करी है। तो नैब का क्या मसला है? आपको नैब कौन सी चीज पे रोकती है? आप लॉ प्रोसेस करें, और अगर आपको इतना नैब से डर लगता है तो फिर घर जाके बैठ जाइए। लेकिन ये और आपको, और खान साहब तो आप तो नैब की कसमें खाते हैं, आप तो ये बोलते हैं कि नैब बड़ा अच्छा इदारा है, हम बोलते हैं कि आपके गठजोड़ में चल रहा है, आप लोग तो बड़ी तारीफें करते हैं नैब की। नहीं, इसमें मुफ्ती इस्माइल साहब सवाल ये पैदा होता है, खुर्शीद शाह को फिर बंद कर रखा है आपने। हाँ नहीं मुफ्ती इस्माइल साहब, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है गर्मियों के अंदर गैस की किल्लत का ये सामना करना पड़ रहा है, और जाहिर है कि आपने इंपोर्ट गैस करनी है, आपकी जो अपने वसाइल हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो इंपोर्ट वाला मामला है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त डॉलर जहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, जो गैस की कीमतें हैं जिसके बढ़ाने की अब दरख्वास्त फिर गई हुई है, उसके बढ़ाए बगैर आप ये अपना पता चले इधर भी गर्दिशी कर्जा जो है वो एक लंबे खाते में तब्दील हो गया। देखिए इन्होंने कम से कम इफ्तिताह तो कर दिया है गर्दिशी कर्जे का गैस के अंदर। अच्छा एलएनजी क्योंकि रिंग फेंस्ड है, हमने जब एलएनजी लेके आए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के जमाने में तो हमने उसको रिंग फेंस करा था। मतलब कहने का ये है कि एलएनजी की जो कॉस्ट है वो एलएनजी का कंज्यूमर देता है, आम गैस का जो सारिफ है, आपका जो घरेलू सारिफ है, वो एलएनजी की कॉस्ट को सब्सिडाइज करने में पैसे नहीं देगा। लिहाजा लोकल गैस का इससे एलएनजी महंगी हो सस्ती हो ताल्लुक नहीं है। आप लोकल गैस जो है वो डोमेस्टिक उस पर रख लें। ऑलरेडी ये 141% तक कीमतें बढ़ा चुके हैं गैस की, तो अब आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर देखिए यूएफजी बढ़ जाता है। आप देखें कि यूएफजी अनअकाउंटेड फॉर गैस वो कितना हो गया है, आप ये देख लीजिए। आप अगर 15% गैस यूएफजी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज का हवा में फेंक रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। आप अगर बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जो सर्कुलेटेड पावर में मिसाल के तौर पे हुआ है, तो आप ये भी देख लें कि जो 93% हम बिल कलेक्शन छोड़ के गए थे वो कहाँ लेके आ गए पीटीआई वाले। 80% चला गया था लास्ट ईयर, अब वापस 88 पे लेके आए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ा लिए। तो इससे पहले कि आप बारहा कंज्यूमर के ऊपर ये बोझ डालें, और आज की महंगाई के दौर में मेरे ख्याल से कंज्यूमर को ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप थोड़ी सी अपनी भी तो गिरेबान में जाके देखें ना, कि अगर हम कोई अगर अनअकाउंटेड फॉर गैस कम कर सकें, या हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम कर सकें, या हम थोड़ी सी कहीं और कॉस्ट सेव कर लें, ना कि हम बार बार कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ा दें। मैं निसार खोड़ो साहब आपसे ये सवाल लेकर चल रहा हूँ कि देखिए ये गुफ्तगू हर साल होती है और बगैर किसी तौक़ुफ़ के होती है। ज़ाहिर है जब हुकूमतें आती हैं तो ये बुनियादी चीज़ होती है कि आपने इसके लिए काम जो है वो करना है कि चलें कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बनाई जाए, सार्फिन की सहूलत के लिए जो चोरी का मामला है उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन ये चीज़ें होती नहीं हैं, बात ज़रूर होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक पॉलिटिकल विल है वो दिखाई नहीं देती है, तो वो लेगेसी तो कंटिन्यू कर रही है, फिर ये हुकूमत भी है वो भी उसी तरह ही है। सर मैं अर्ज करूं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है तो जिस सूबे से निकलनी है उसको अपनी जरूरत पूरी करने दो। जहां शॉर्टेज हो रही है वहां इंपोर्ट करके सप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका वही था जो मिफ्ता साहब ने कहा कि जी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो लोकल प्रोडक्शन पे रखो, और जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो इंपोर्टेड एलएनजी पर रखो। कोई ना कोई फैसला करो ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ ज्यादा बार उठा सकती है, डोमेस्टिक लोग ज्यादा बार नहीं उठा सकते महंगाई की वजह से, तो फिर उसका कुछ करो ना। प्राइसेस का क्या ताल्लुक है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रही है सो हो रही है ना, कह रहे हो ना आप
کہ 85% پروڈکشن ہو رہی ہے. اگر 85% پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کا پرائسز بڑھانے کا کیا فائدہ؟ اس کے پرائسز بڑھانے کا کیا تعلق کیا ہے؟ اس کا پروڈکشن ہے نا، پروڈکشن بن رہی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈو. ہماری ضرورت پوری کرو، جہاں شارٹیج ہے وہاں ان کو امپورٹڈ دے دو، یا پھر بائیفرکیٹ کرو، ہاریزونٹل بائیفرکیٹ کرو. ڈومیسٹک کے لیے الاؤ کر دو کہ جو لوکل گیس جو پروڈکشن کرتی ہے وہ ان کو دے جائے، اور جو امپورٹڈ ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کو دی جائے. جب آپ تو سامنے پڑا ہے نا، آپشن نہیں ایک دو ہیں. پرائسز بڑھانے کا کوئی تھے، جس کو LNG ملے گا اس کو تھوڑا سا مہنگا ملے گا، جس کو یہ لوکل پروڈکشن ملے گا اس کی پرائسز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب آپ اگر یہ پیش کر رہے ہیں یہ تجویز، تو جو LNG ہے اس کی پرائس آپ انڈسٹری کو زیادہ کہہ رہے تھے کہ خریدو، اور وہ نہیں خرید رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کمپیٹیونیس جو ہے وہ نہیں رہتی ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری اس کی زیادہ قیمت پر بھی لے، اپنی کمپیٹیونیس بھی برقرار رکھے اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں؟ جی ندیم بھائی، میں یہ تجویز نہیں دے رہا تھا، میں تو آپ کو ریالٹی بتا رہا تھا کہ دو مطلب ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ایکچولی رنگ فینس کرا ہوا ہے LNG کو، اور ڈومیسٹک گیس جو ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کو دیتے ہیں. کورو صاحب کی جو بات ہے وہ آئینی بات ہے کہ 70% گیس سندھ سے نکلتی ہے، اور سندھ کی کنزمپشن سے بہت کم ہے، کیونکہ پرانے اگریمنٹس ہیں، 2005 سے پہلے کے اگریمنٹس ہیں، جس زمانے میں گیس وافر ہوتی تھی اور کوئی دیکھتا نہیں تھا اس بات کو، تو اس سے کافی سندھ سے اور بلوچستان سے جو گیس نکلی ہے وہ پنجاب کو جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں اس میں شامل ہوں، کہ ایک ویک کو آپ بنا کر ایک نیشنل طریقے سے کر دیں، لیکن اگر اس میں کچھ آئینی پیچیدگیاں ہیں تو اس کو یا دور کریں. آئین کے باہر خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ بات تو درست ہے نا کہ اگر امپورٹ کر کے ہم انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں تو اس انڈسٹری کو ہم گیس کنزیومر، لوکل کنزیومر، ڈومیسٹک کنزیومر سے تو سبسڈائز کرا کے نہیں دے سکتے. جو کاسٹ آ رہی ہے اس پہ آپ دے دیں. اب ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر، ہمارا سسٹم اتنا انیفیشینٹ ہے مثال کے طور پہ کہ ہم 12% تو اس پہ وہ کاسٹ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ 12% SSGC یا SNGP گیس ہوا میں کھو دیتے ہیں، اس لیے 12% تو ہم امپورٹڈ کاسٹ گیس پہ بھی کاسٹ لگائیں گے. اگر اب اس کو تھوڑا سا ایفیشینٹ کر دیں، تھوڑی سی، اگر مثال کے طور پہ دیکھیں آج کل گیس بہت مہنگی آ رہی ہے، اسی لیے لانگ ٹرم سودے ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور اسی لیے لانگ ٹرم گیس لے کے آئی جاتی ہے. سب سے آسان، اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ دیر از انف گیس ان پاکستان کی ڈومیسٹک کے بعد آپ تھوڑی سی گیس انڈسٹری سیکٹر کو بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے ساری جو امپورٹڈ LNG ہے اس سے آپ پاور پلانٹ چلا دیں. وہ ویسے ہی فاسٹ ہوتا ہے، پاور پلانٹ آپ اس سے چلا دیں، وہ بہت ایفیشینٹ چلتے ہیں. جیسے بکی بلو کی حویلی ہے، پورٹ سسٹرز ہیں، دوسرے پاور پلانٹ آپ LNG سے چلائیں. آپ ڈومیسٹک گیس کو پورا لوکل گیس دے دیں، اس کے بعد تھوڑی بہت جو انڈسٹری کو آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، یا انڈسٹری کو مکس کر دیں. تو مکس کر دیں گے تو بھی سبسڈائز ہو جائے گی اور آپ کی انڈسٹری کمپیریٹیو ہو جائے گی. کیونکہ ہندوستان یا بنگلہ دیش کے اندر بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے گیس ان کو، اور ہندوستان جو گیس امپورٹ کرتا ہے اس کی کاسٹ ہم سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے آج کل. مفتاح اسماعیل صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ